कहानी की शुरुआत में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी चीज को प्यार से रखा जाता है तो उसके अंदर आत्मा आ जाती है, लेकिन जब किसी कचरे को फेंक दिया जाता है तो उसके अंदर क्या आता है। इसके बाद हमें एक खूबसूरत शहर दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग सफेद और साफ कपड़े पहने हुए हैं और इसी घर के इस बच्ची की डॉल थोड़ी सी फट जाती है, लेकिन वो लोग काफी अमीर है, इसलिए उसकी मॉम गुड़िया को खरीदने का वादा करती है और उस गुड़िया को कचरे में फेंक दिया जाता है। दूसरी तरफ ये कचरा ट्रक में इकट्ठा हो रहा था। इसी बीच हमें एक मास्क पहने हुए लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रूडो है। रूडो वेयर हाउस के अंदर कचरे में से कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन गार्ड उसे पहचान गया था और कहता है, तुम वही कचरा चोर हो ना जो तुम हमारे शहर को खराब कर रहे हो। भी गार्ड अलार्म बजाकर रूडो को सरेंडर करने को कहता है, पर रूडो गार्ड पे कचरा फेंक के भागने लगता है। वे लोग उस पे गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो काफी तेज था, लेकिन फिर भी उसको एक गोली छू कर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो वहाँ से भाग निकलता है। बाहर आकर रूडो कहता है, सालो मैं किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा। अब हमें पता चलता है कि रूडो उस फटी हुई टेडी को लेने गया था और दूसरी तरफ आपस में लड़कियां बात कर रही थी। हे, तुमने सुना क्या, कल रात में फिर से कचरे की चोरी हुई है और जरूर वो झोपड़ी वाले में से कोई होगा। लेकिन इनकी बातें एक आदमी सुन रहा था जिसके कपड़े बहुत गंदे थे, क्योंकि ये आदमी भी एक ट्राइब फॉक है। ये लोग ट्राइब फॉक को नीची नजर से देखते हैं। लड़कियां कहती है, अरे जरा देखो ये कितना गंदा लग रहा है, लेकिन ये लोग हमारे एरिया में आते ही क्यों हैं? अब वो आदमी रेक्टो उस गेट से बाहर चला जाता है। अब हमें एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई जाती है जहाँ उस दीवार के दो हिस्से होते हैं, जहाँ एक जगह अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग। और इधर इस्लाम के लोग भी जान गए थे कि ये काम रूडो का ही है। तभी रूडो से मिलने जीवा आ जाती है। वो रूडो को चोरी करने के लिए डांटती है। रूडो, तुमने फिर से कचरा चुराया। तुम्हें पता है ना सिटी के लोग कचरा को लेकर कितना सीरियस है। अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। आखिरकार तुम ये सब क्यों करते हो? रूडो कहता है, वो सारे अमीर लोग काम की चीजें फेंकते रहते हैं और मुझे इन सभी चीजों के लिए बुरा लगता है, और ऊपर से ये मुझे पैसा कमाने में मदद करता है। तभी वहाँ पर 3 लड़के आते हैं और रूडो का मजाक उड़ाते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है। जीवा, तुम इसके साथ मत रहा करो, ये हमेशा गंदे ग्लव्स पहने रहता है। इसने अगर तुम्हें छू दिया तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। तुम्हें पता है न जीवा, ये एक खूनी का बेटा है और कहा जाता है कि ये इस्लाम क्रिमिनल को कैद करने के लिए बनाया गया था और हम लोग उसी के वंशज हैं, और जिस वजह से हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारी इमेज अच्छी रहे, लेकिन इसके बाप ने सारी मेहनत खराब कर दी। इसलिए जीवा, तुम्हें भी इसके साथ नहीं रहना चाहिए। ये सुनते ही रूडो गुस्सा हो जाता है और वे डर के मारे जाने लगते हैं और कहते हैं कि ये भी एक दिन अपने बाप की तरह कातिल बनेगा। जीवा रूडो से कहती है, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम बिल्कुल भी अपने पिता की तरह नहीं हो और तुम तो इतने अच्छे पर्सन हो, तुम तो किसी को मार ही नहीं सकते। रूडो ये बात सुनकर शर्मा जाता है। अब जीवा को रूडो के पास रखी हुई वो डॉल पसंद आ जाती है जिसे रूडो उसे देने लगता है। अभी उसकी मम्मी आ जाती है और जीवा को रूडो से दूर रहने को कहकर वहाँ से ले जाती है। इधर रूडो भी घर चला जाता है जहाँ रेक्टो मुंह बोला पीता होता है और दरअसल उसकी सारी बातें सुन ली थी। वो रूडो से कहता है कि तुम्हें अपने प्यार का इजहार सीधे कर देना चाहिए। खैर रूडो, क्या तुमने फिर से चोरी की? हमें पैसों की उतनी भी जरूरत नहीं है, तो तुम अपनी लाइफ को खतरे में डालना बंद करो। दोस्तों, रेक्टो रूडो का सगा बाप नहीं है और वो ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन रूडो उसकी रिस्पेक्ट करता है। तब रेक्टो रूडो की चोट देख लेता है और उस पे बैंडेज बांध देता है। तब हम देखते हैं कि रूडो का हाथ बहुत अजीब दिख रहा था और इसके लिए वो अपने बाप को जिम्मेदार ठहराता है और इसी घाव को छुपाने के लिए वो दस्ताने पहनता है। रेक्टो बताता है कि जब भी यहाँ पर बड़ा अपराध होता है तो उसे मौत की सजा के नाम पर गड्ढे में फेंक दिया जाता है और तुम्हारे फादर को भी गड्ढे में फेंक दिया गया है, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तभी बाहर एक पर्सन उनकी बातें सुन रहा होता है और अगले दिन रूडो जीवा को खोज रहा होता है ताकि उसे डॉल दे सके। दोस्तों, ये खाई एक कचरे का ढेर है और शहर का जितना भी कचरा इकट्ठा होता है वो उसी में फेंका जाता है और अपराध करने वाले को भी उसी में फेंक दिया जाता है। लेकिन इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता होगा? और आज भी एक आदमी को गड्ढे में फेंका जाता है। तब जीवा रूडो से मिलने आ जाती है। ये नजारा कितना बेकार है ना। मैंने सुना है कि स्लम्स को यहाँ पर इसलिए बनाया गया है ताकि वो हमारे दिमाग में एक बात डाल सके कि बुरा करने वाले को खाई में फेंक दिया जाएगा, जिस वजह से हमें सब कुछ देखना पड़ता है। पर रूडो, तुम कोई गलती मत करना जिस वजह से मुझे गड्ढे में फेंकता हुआ देखना पड़े। मैं जानती हूँ कि ऐसा बहुत सारा कचरा होता है जो फेंकने के लायक नहीं होता। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप को खतरे में डालो। हाँ, रेक्टो ने भी यही चीजें कही थी। वो भी तुम्हारी फिक्र करता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। अब रूडो ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि जीवा ने गलती से रूडो को प्रपोज कर दिया था। अब जीवा और रूडो दोनों शर्मा जाते हैं और हिम्मत जुटाकर वो डॉल जीवा को दे देता है। अब रूडो खुशी से रेक्टो को बताने के लिए वहाँ से भागता है। तभी वो सिटी के कुछ ऑफिसर से टकरा जाता है और जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है वैसे ही वो देखता है कि एक बंदा रेक्टो के अंदर अपनी तलवार घुसा दी होती है। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है। वो बंदा रूडो को मार के साइड में फेंक देता
जाता है और एक डायरी उठाकर चला जाता है। तभी रेगिटो रूडो को बुलाता है और कहता है तुम भागो यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल दो। इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। अब ऑफिसर आकर रूडो को पकड़ लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूडो ने ही मारा है, जिस वजह से रूडो की बात कोई नहीं सुनता और उसे मौत की सजा सुनाकर खाई में फेंकने का ऑर्डर दे दिया जाता है। तो वहाँ के सभी लोग रूडो को कचरा कह के खाई में फेंकने की बात कर रहे होते हैं। रूडो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जीवा को देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो का मर्डर हुआ है, पर जीवा बोलती है मैंने तुम पे भरोसा किया था, पर सच में तुम कातिल के बेटे निकले। जीवा उसकी दी हुई गुड़िया गिराकर चली जाती है और लोग नारा लगाने लगते हैं कि कचरे को खाई में फेंक दो। रूडो गुस्से में बोलता है असली कचरा तो तुम लोग हो, जिसमें खुद का दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान है, लेकिन तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। तभी उसी भीड़ में वो आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था और इतने में रूडो को खाई में फेंक दिया जाता है। रूडो गिरते हुए बोलता है कि मैं तुम सभी को नर्क भेजूंगा और तुम सभी लोगों को मार डालूंगा। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो अपने आप को कचरे के पहाड़ पे पाता है। तभी एक कचरे से बना मॉन्स्टर दिखता है, जहाँ रूडो मॉन्स्टर से डर के भागने लगता है और वो अपने और साथियों को वहाँ बुला लेता है, जो कि मिलकर रूडो को घेर लेते हैं। रूडो सोचता है कि आखिर ये चीज है क्या और ये चल फिर कैसे पा रहे हैं। रूडो जान बचाकर भागता है। तभी उसे एक इंसानी खोपड़ी दिखाई देती है और वो ऊपर की तरफ चिल्लाकर कहता है तुम कमीनों, मुझे इस नर्क में कैसे फेंक सकते हो। तभी रूडो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। यहाँ की हवा तो बहुत खराब है, अगर मैं ज्यादा देर रहा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मुझे जल्द कोई सेफ जगह ढूंढना होगा, लेकिन सामने तो सिर्फ कचरे का समुंदर है। रूडो को खून की उल्टियाँ होने लगती है। भी उसके दिमाग में रेक्टो की याद आती है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? मुझे तो अभी बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे अपराधी घोषित किया और उन लोगों से भी जिन्होंने मुझे नर्क में फेंक दिया। लेकिन मुझे सबसे पहले उस इंसान को पकड़ना है जिसने रेगिटो को मारा है। अब तक मुझे जिंदा रहना होगा। तभी रूडो के ग्लव्स में एनर्जी आ जाती है और वो एक पाइप को उठा के मॉन्स्टर पे अटैक करता है। तभी एक आदमी दूर बैठे ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन रूडो उसके सामने कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा था और वो फिर से खून की उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देता है। तभी दो मॉन्स्टर उस पे अटैक करते हैं। तुरंत उसकी पावर फिर से जाग जाती है और एक मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है। तभी एक पास पड़ी चादर उठाकर मॉन्स्टर को दो हिस्से में चीर देता है। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर अपने पैर को जमीन में पटकता है, जिससे रूडो दूर फेंका जाता है। अब उसके सामने वही बंदा था जो दूर से देख रहा था और ये आदमी रूडो को मास्क पहनाता है। अब रूडो अच्छे से सांस ले पा रहा था। वो आदमी से पूछता है सुनो, क्या तुम यही रहते हो? ये कौन सी जगह है? ये मॉन्स्टर किस तरह का था? वो आदमी रूडो से कहता है कि शांत हो जाओ। रूडो सवालों का बौछार करता है, लेकिन ये आदमी उसे चुप रहने को कहता है। लेकिन रूडो फिर पूछता है क्या ये जगह अंडरग्राउंड है? अब आदमी गुस्से में कहता है हम लोग अंडरग्राउंड नहीं है, हम जमीन के ऊपर है। ये कचरा देख रहे हो, तुम्हारे जैसे स्पेयर राइट्स ने फैलाया है और तुम्हारी बकवास की वजह से वो हमें देख लिया। इसे ट्रैश मॉन्स्टर कहा जाता है। ये इंसानों की आवाजों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें शांत रहने को कह रहा था और इसे मामूली हथियारों से खत्म नहीं किया जा सकता। अब ये बंदा अपने छाते में एनर्जी डालता है, जिससे उसका छाता हथियार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करता है, वो बंदा अपने छाता खोलकर उसको तबाह कर देता है। अब इसके सामने ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो बंदा एक झटके में ही सबको खत्म कर देता है। रूडो ये देख के हैरान हो जाता है कि ये लोग कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। लेकिन एक मॉन्स्टर और बचा होता है। ये मॉन्स्टर उस आदमी के ऊपर एक पत्थर फेंकता है, लेकिन अपने छाते से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये बंदा अपने अम्ब्रेला का साइज बढ़ाकर मॉन्स्टर पे हमला कर देता है और उस पावर अटैक से मॉन्स्टर तबाह हो जाता है और उस आदमी का छाता पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। रूडो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम एंजन है और मैं एक सिंपल क्लीनर हूँ। अब रूडो बेहोश हो जाता है। अब फ्लैशबैक में हम रूडो को देखते हैं, जहाँ कुछ बच्चों ने रूडो को मारा हुआ था। रूडो रेक्टो से कहता है तुमने मुझे बताया था ना, अगर हम किसी चीज को अच्छे से रखेंगे तो उसके अंदर आत्मा आ जाती है। रेक्टो कहता है कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है, ये इसलिए कहा जाता है कि वो अपने सामानों का कदर करे, लेकिन मुझे इस कहानी पे पूरा विश्वास है। अगर तुम अपने ग्लव्स का ध्यान रखो तो इसके अंदर भी एक दिन आत्मा आ जाएगी। अभी रूडो को होश आता है और एंजन उसे बांधकर घसीट के ले जा रहा होता है। रूडो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस ऊपर जाना है। लेकिन एंजन कहता है कि ये तो नामुमकिन है, उस ऊपर वाली जगह को हम स्फीयर बोलते हैं और वो जगह आसमान में है। फिर भी इतना जान लो तुम्हारा जाना मुमकिन नहीं है, चाहे जो हो जाए मैं वापस जाऊंगा। और तुमने कहा था अब ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कभी न कभी वहाँ जाया जरूर जा सकता है, जिसके बारे में पक्का तुम्हें कुछ तो पता है। तुम जल्द से जल्द मुझे उन सभी के बारे में बता दो, इस दुनिया के बारे में, मॉन्स्टर के बारे में, और जो तुम पावर का यूज करते हो उसके बारे में। मैं भी इस पावर का यूज करके स्फीयर में रहने वाले उस कमीने को मार दूंगा। इंजन कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अब इंजन एक खाली जगह पे छोड़कर चला जाता है, जहाँ पे कुछ बंदे होते हैं। एक आदमी रूडो से पूछता है बच्चे तुम कहाँ से आए हो? वो मुझे ऊपर से फेंका
गया है। ये सुनते ही लोग अपने मास्क उतार देते हैं। अरे मुझे यकीन नहीं होता, तुम सच में स्फीयर राइट हो। जो कोई भी ऊपर से आता है वो जिंदा नहीं बचता है। लाओ मैं तुम्हारा चैन खोल दूं। जिस वजह से रूडो इनको अच्छा समझने लगता है, लेकिन ये लोग ट्रक के अंदर बांध देते हैं। तुम्हें पता है स्फीयर राइट की बॉडी बहुत महंगा बिकती है, लेकिन पहली बार मुझे एक जिंदा स्फीयर राइट मिला। तुम्हें पता है कि यहाँ के लोगों को स्फीयर राइट क्यों चाहिए? कि वो लोग तुमसे नफरत करते हैं। तुम सब अपना कचरा यहाँ फेंक देते हो, जिससे यहाँ की हवा जहर बन गई है और तो उसमें मॉन्स्टर पैदा होने लगे हैं, जिस वजह से वो तुम पे चीर फाड़ करना चाहते हैं और वो उसके मुंह में खाना ठूसने लगता है। देखो, जिस खाने को तुम टच नहीं करते वो खाना हमें खाना पड़ता है। तभी रूडो खाते हुए उस बंदे का 2 उंगली भी काट देता है। ये खाना कूड़ा नहीं है, इसे अभी भी खाया जा सकता है। जिससे भी मैं मिलता हूँ सब यही बातें करते हैं। ये स्पीयर के लोग हैं, ये ग्राउंड के लोग हैं, ये कचरा है, ये स्लम है, ये ऊपर के लोग हैं, ये नीचे के लोग। इतना कहते ही रूडो उस जंजीर को तोड़ देता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और ये देख के एंजन खुश हो जाता है। रूडो को रेक्टो की बात याद आती है। अगर तुम किसी चीज का ख्याल रखोगे तो उसके अंदर आत्मा आ जाती है और वो आत्मा तुम्हारी मदद करती है। तो रूडो अपनी पावर की मदद से चेन के अंदर सोल भर देता है और ये देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। एंजन कहता है जो लोग चीजों में जान डाल सकते हैं, उनकी पावर को बाहर निकाल सकते हैं, उसे गिवर कहा जाता है। वे लोग रूडो पे अटैक करने जाते हैं तो रूडो उन पे चेन से अटैक करता है। ये टकला बोलता है उस चेन पे निशाना लगा। एक गिवर अपने हथियार के बिना अधूरा होता है और रूडो से उनकी चेन छीन लेते हैं। अब रूडो टायर के अंदर जान डाल देता है। एंजन और बाकी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं। रूडो एक से ज्यादा सामानों का यूज कर सकता है। रूडो उस आदमी को मारने जा रहा था जो अब भी गाली दे रहा था। तभी एंजन पीछे से हाथ पकड़ लेता है। एंजन कहता है तुमने बहुत कुछ कर दिया, अब शांत हो जाओ बच्चे। अब रूडो होश में आ जाता है। रूडो के ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उसके नाक से खून निकलने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ और वो टायर भी धूल बन जाती है। एंजन कहता है मुझे माफ करना, मुझे बस ये देखना था कि तुम्हारी असली पावर कौन सी है। अब मैं तुम्हें इस दुनिया और तुम्हारी पावर के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें क्लीनर ज्वाइन करना होगा। रूडो कहता है मुझे नहीं करना। जहाँ एंजन अपने साथी को कांटेक्ट करता है और उसे रूडो और उसकी पावर के बारे में बताता है, इसलिए उसने क्लीनर को ज्वाइन कर लिया है। इधर एंजन रूडो को डॉक्टर के पास लाया होता है। रूडो अभी भी उस पे गुस्सा था। ओए, मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हारा घटिया सा गैंग ज्वाइन करूंगा? तभी डॉक्टर रूडो पे भड़क जाता है। अपना मुंह बंद कर बच्चे, वैसे तुम कचरे के ढेर में कर क्या रहे थे? अगर इस भले आदमी ने तुम्हें बचाया न होता तो अभी तक मर चुके होते। ये सब देख के रूडो बेचारा डर जाता है और सोचता है कि इस बुढ़े के यहाँ से एक बार निकलने के बाद मैं एंजन को बताता हूँ। तुम बुढ़ा किसे कह रहे हो? मैं बुढ़िया हूँ। अब दोनों बाहर आ जाते हैं। रूडो कहता है कि मेरा इलाज करवाने के लिए शुक्रिया, लेकिन बस मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। एंजन कहता है कि तुम्हें किडनैपिंग से इतना तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ के लोग स्पीयर राइट से कितना नफरत करते हैं, लेकिन तुम चाहो तो आसपास के लोगों से तुम ऊपर जाने का रास्ता पूछ सकते हो। लेकिन अगर उसे ये पता चला कि तुम ऊपर से हो तो फिर तुम जानते हो कि वो तुम्हारा क्या करेंगे, तो तुम चुपचाप होके मेरे साथ चलो। इसके बाद एंजन उसे रेस्टोरेंट में बर्गर खिलाता है। रूडो ये देख के हैरान था कि जिसे वो लोग कचरे का ढेर समझते हैं, यहाँ तो पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है। रूडो, मैं तुम्हें इस शहर के बारे में बताता हूँ। यहाँ सिर्फ कचरा नहीं है, एनिमा नाम का एनर्जी भी इकट्ठा होता है जो कि कई चीजों में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जैसे कि वो मॉन्स्टर इंसानों को देखते ही हमला कर देते हैं और उनका कोर एनिमा से बना होता है, जिसपे नॉर्मल वेपन काम नहीं करते। उन्हें हराने के लिए एनिमा से बना वेपन चाहिए और तुम्हारे ग्लव्स भी उसी तरह के वेपन है। अगर कोई इंसान किसी चीज की ज्यादा केयर करता है तो उसके अंदर जान आ जाती है और उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और हम क्लीनर्स इन्हीं मॉन्स्टर को हराते हैं और हमें तुम्हारे जैसे गिवर्स की जरूरत है। रूडो कहता है कि अगर मैं तुम्हारा टीम ज्वाइन करूं तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओगे? ओह, मुझे इसके बारे में रद्दी भर नहीं पता। अरे तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, तुम्हें सब कुछ पता है। लेकिन मेरा बॉस इन सभी चीजों के बारे में जानता है, कहीं वो तुम्हारी मदद कर सकता है। एंजन कहता है कि तुम्हारे ये ग्लव्स अच्छे हैं, इसमें जान है, तो तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर रूडो को रेक्टो याद आ जाता है और रूडो इमोशनल हो जाता है। अब एंजन वहाँ से जाने लगता है और रूडो को कुछ पैसे देता है। बच्चे, ये पैसे तुम्हारे ही कपड़े बेचने के बाद मिले हैं और इसी से तुम्हारा खाना पीना और इलाज करवाया है। रूडो फिर से भड़क जाता है। एक बार मुझे वापस जाने का रास्ता मिल जाए तो मैं इसके पिछवाड़े पे लात मार के जाऊंगा। तभी बिल्ली उसका पैसा लेकर भाग जाती है। अब रूडो उसका पीछा करने लगता है और गलती से एक लाठी उठाकर बिल्ली को पकड़ लेता है और अपना पैसा लेने में कामयाब हो जाता है। तभी पीछे से जांका बोलता है, ओए, तुमने मेरी लाठी कैसे ली? तमीज नहीं है क्या? रूडो कहता है, तुम इस बेकार सी लकड़ी के लिए मुझसे बदतमीजी से बतिया रहे हो। लेकिन जांका स्टिक छीन लेता है और अपने पावर को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें बता दी है और मैं तुम्हारा नया ट्रेनर हूँ। क्या तुम्हारे बाप ने चोरी करना सिखाया था? ये सुन के रूडो को गुस्सा आ जाता है। अभी
तभी रेक्टो की बात याद आती है कि सिचुएशन के हिसाब से लोगों की फीलिंग को समझना चाहिए। अब रूडो को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो जांका से माफी मांगता है और जांका भी उसी टाइम शांत हो जाता है। तो मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करने लगा था। रूडो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसने पहली बार सिचुएशन को हैंडल किया। जांका रूडो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है। रूडो कहता है कि ये ग्लव्स मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं और जांका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने लगता है। रूडो को याद आता है कि रेक्टो ने कहा था कि बात करते समय स्माइल करना चाहिए। रूडो स्माइल करने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना अजीब मुंह बनाता है, जांका को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ स्माइल कर रहा था, ये देखो। ये देख के जांका और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों में बहस छिड़ जाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट पावर को जगा देते हैं। ये देख के जांका हैरान हो जाता है। एक आदमी के पास तो एक ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है, पर रूडो का इंस्ट्रूमेंट तो ग्लव्स है। वो ग्लव्स से छूकर किसी भी कबाड़ को हथियार में बदल दे रहा है। अब उसे समझ में आ जाता है कि एंजन ने उसे स्पेशल क्यों कहा है। जांका सबसे पहले अटैक की शुरुआत करता है। रूडो उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन जांका उस पे अटैक करके जमीन पे पटक देता है। तभी जांका अपने गाल पर कुछ गीला महसूस करता है और वो चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि रूडो लड़ाई के दौरान टॉयलेट प्लंजर का यूज कर रहा था और उसके गाल में पॉटी लगी थी। जांका घिन के मारे पागल हो जाता है। अबे वो पागल, ये तो टॉयलेट साफ करने वाला है भोदू। रूडो कहता है वो सब मुझे नहीं पता, अब अटैक करने की बारी मेरी है। अब रूडो अपनी पूरी ताकत से जांका के ऊपर अटैक करता है और जांका भी बचने की पूरी कोशिश करता है। जांका वहाँ से भागने लगता है। अरे वो इसे देख के भाग क्यों रहा है? जो भी हो, इससे बात बन रही है। अब रूडो उसका पीछा करने लगता है और एक जंप लगाकर पॉटी का फवारा कर देता है जिससे वो नहीं बच पाता और जांका वहीं हार जाता है। तभी एंजन भी वहाँ जाता है और जैसे ही उसे पॉटी की लड़ाई के बारे में पता चलता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। अब रूडो को भी एहसास हो जाता है कि वो किस पावरफुल टूल का यूज कर रहा था। एंजन कहता है चलो तुम्हारी मुलाकात जैसी भी थी पर यही तुम्हारा ट्रेनर होगा। ये हमारा काबिल गिबर है और इसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छे से मालूम है। और जांका ये सुन के खुश हो जाता है कि एंजन मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है। लेकिन इन तीनों के साथ पीछे रियो भी थी जो रूडो को देखने आई थी और रूडो के बालों के साथ खेलने लगती है। रूडो ये देख के थम सा जाता है कि उसके बाल अप्सरा के हाथों में है। एंजन उन सभी को हेडक्वार्टर की तरफ लेकर निकल जाता है। हम देखते हैं कि एंजन सभी को हेडक्वार्टर की तरफ लेके जा रहा था। ये लोग एक बंजर जगह से होते हुए एक टनल के अंदर जाते हैं और टनल के दूसरी तरफ पहुंचते ही सब कार से उतर जाते हैं। हेडक्वार्टर के अंदर रिसेप्शन में सैम्यू बैठी होती है जहाँ रूडो के पास दो मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है। इधर एंजन रूडो का इंट्रोडक्शन सैम्यू से करवाता है और कहता है ज्वाइन करने से पहले सैम्यू तुम्हारे पावर को चेक करेगी। तभी सैम्यू उस मक्खी को एक झटके में मार गिराती है। रूडो ये देख के हैरान था। सैम्यू मुस्कुराते हुए कहती है कि एंजल ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है लेकिन मैं फिर भी अपने तरीके से चेक करूंगी। तभी एंजन रूडो को बताता है कि सैम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है जो उसकी नजर को बूस्ट देता है और वो किसी भी इंसान के अंदर देख सकती है। लेकिन सैम्यू को जो दिखता है वो देख के हैरान हो जाती है। तभी एंजन पूछता है क्या हुआ, तुमने देखा क्या? सैम्यू कहती है इसकी बॉडी काफी मजबूत है तो हमें ज्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ेगा लेकिन इसे अपने पावर को कंट्रोल करना नहीं आता, उसके लिए उसे प्रैक्टिस की जरूरत है। और एक चीज, तुम्हारे गर्दन पे टट्टी कहाँ से आई? इसीलिए उसके गर्दन पे मक्खियाँ भिनभिना रही थी। अब एंजन रूडो को बॉस के पास लेके जा रहा होता है लेकिन एंजन सोचता है कि सैम्यू मुझसे कुछ तो है जो छुपा रही है। एंजन रूडो को बताता है कि हमारे पास टोटल 100 क्लीनर्स है जो उन्हें 3 हिस्से में बांट दिया गया है और वो ज्यादातर बिजी रहते हैं। मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाता हूँ। और दरवाजा खोलते ही वहाँ ढेर सारे क्लीनर्स थे जिन्हें देख के एंजन तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। अब सीन कट होता है और हम रूडो और एंजन को बॉस के कमरे के पास देखते हैं। अब रूडो कहता है मैं ऊपर जाने का रास्ता पूछूंगा। तभी एंजन कहता है ओ बच्चे, यहाँ कोई भी जानकारी फ्री में नहीं मिलती और भूल के भी उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बिल्कुल मत पूछना क्योंकि हम लोग भी उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं जानते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि वहाँ बॉस नहीं होता। तभी सैम्यू बताती है कि बॉस कुछ काम से बाहर गए हैं और उन्हें आने में टाइम लगेगा। ये सुनकर रूडो गुस्सा हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अब क्या करना चाहिए। तभी हम रियो को देखते हैं और कहती है तुम तब तक हमारे साथ काम पे क्यों नहीं चलते? जब तक बॉस वापस नहीं आ जाता तब तक तुम ऑफिशियली क्लीनर को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन तुम मेरे साथ चल के कुछ सीख लो और वैसे भी मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहती हूँ। अब हम सैम्यू को देखते हैं जो मिशन की डिटेल बताने लगती है। पॉल्यूटेड जोन के पास में एक सिटी है जहाँ कुछ मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं लेकिन रूडो को समझ नहीं आ रहा होता कि ये पॉल्यूटेड जोन है क्या। सैम्यू उसे बताती है कि ग्राउंड को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला सेफ जोन जहाँ इंसान रहते हैं, दूसरा कचरे से भरे पॉल्यूटेड से भरे जोन में रैश बीस्ट रहते हैं और तीसरा जहाँ तुम गिरे थे उसे नो मैंस लैंड कहा जाता है। और अभी तक हमें सिर्फ 6 नो मैंस लैंड के बारे में पता चला है जहाँ कुछ लोग कदम रखते ही मर जाते हैं। वहाँ के मॉन्स्टर से निपटने में गिवर्स को भी मुश्किल होती है। वैसे एंजन तुम वहाँ क्या कर रहे थे? एंजन कहता है मैं तो बस टहलने गया था। अब सैम्यू रूडो को मास्क देती है और बताती है कि पॉल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहन के रखना नहीं तो तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे। अगर तुमने नहीं लगाया
गए तो 15 मिनट में मर जाओगे। इसके बाद रूडो मिशन पे चला जाता है और उसके चारों तरफ सिर्फ कचरा था, लेकिन उसे कचरा नहीं खजाना दिखाई दे रहा था। रूडो रियो से पूछता है कि ये लोग कौन है। रियो बताती है कि बाकी के लोग सपोर्टर्स है, लेकिन इनके पास हम लोग की तरह पावर नहीं है। अभी एक सपोर्टर्स रियो से हाथ मिलाता है और उसके हाथ को ही दबा देता है। रियो बताती है कि इसका नाम ग्रीस है और इसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो अपने हाथों से मॉन्स्टर को कुचल सकता है। तभी हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं। ये देख के रूडो कहता है, या तुम इसे आसान जॉब कहती हो? तभी रियो बताती है, ये वाले ताकतवर नहीं होते हैं और धीमे होते हैं। तभी उनसे भी बड़ा ट्रैश मॉन्स्टर वहाँ जाते हैं और बैरिकेड को कुछ हद तक तोड़ देता है और रूडो ये देख के घबरा जाता है। लेकिन रियो शांत खड़ी होती है और रियो रूडो को समझाती है, अगर तुम ग्राउंड पे जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें शांत रहना होगा। तभी रूडो सोचता है कि एंजन भी ऐसे ही शांत रहा करता है। इतना सोचते ही एक मॉन्स्टर बैरिकेड को तोड़ देता है। अब रियो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालती है जो कि एक सीजर है और उसमें एनर्जी डालती है और अपने कैंची की मदद से सभी के सिर काट देती है। रूडो ये देख के हैरान था कि रियो अपने पैरों से कैंची चला रही होती है। तभी ग्रीस बताता है कि वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और उसका नाम है रीपर। ज्यादातर लोग कैंची को अपने हाथों से इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, लेकिन रियो अपने पैरों से चलाती है, वो उसका स्टाइल है। तभी एक ट्रैश बीस्ट रूडो पे अटैक कर देता है, लेकिन ग्रीस अपने हाथों से रोक देता है और उसे उठाकर रियो के पास फेंक देता है। इसे रियो अपने कैंची से काट देती है और रियो सपोर्टर से कहती है, जितना हो सके मेरी तरफ फेंकते जाओ। अब रूडो को समझ में आ जाता है कि बिना पावर्स के सपोर्टर्स कैसे मदद करते हैं और थोड़ी देर में सभी मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक जाइंट मॉन्स्टर बचा होता है और रियो उससे लड़ने लगती है और दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर जिंदा होता है जो एक टीम पे हमला कर देता है। तभी बीच में आके रूडो रोक देता है क्योंकि वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता था और वो अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है और वो पिंजड़े जैसा शेप बना देता है, लेकिन वो इसे कंट्रोल करना नहीं जानता था। लेकिन वो मॉन्स्टर अपने दांतों से इसे तोड़ने वाला था। तभी रियो आकर उसे खत्म कर देती है। अब रियो रूडो की तारीफ करती है। ग्रीस पूछता है कि क्या तुमने बड़े वाले को खत्म कर दिया? रियो कहती है कि मैंने तो उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोग हैरान होते हैं कि ये ट्रैश बीस्ट वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहा। तो इस बात की रिपोर्ट देने के लिए सपोर्टर्स वापस चले जाते हैं और रियो कहती है, मैं इसे तब तक काटूंगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। अब रियो लड़ने के लिए मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती है और उसके बालों को काटना शुरू कर देती है और वो देखती है कि इसके सिर के अंदर कुछ चमक रहा था। अब मॉन्स्टर पागल की तरह हरकत करने लगता है और रियो को दूर फेंक देता है और वो मॉन्स्टर अपने बाल को वापस जोड़ लेता है। अब रियो को अपने सर से हटाने के लिए वो बार बार जमीन पे पटकता है। उसका ये अटैक रूडो तक पहुंच जाता है, जिस वजह से रूडो नीचे गिर जाता है और सोचता है, मैंने तो रेक्टो का बदला लेने आया था, लेकिन मैं फिर भी कोई काम का नहीं। लेकिन ग्रीस उसे एंड टाइम पे बचा लेता है और उसे उठा के लेके भागने लगता है और उसे समझाता है कि जो तुम्हारा मकसद है उसकी तरफ तुम्हें भागना चाहिए। रियो के अटैक से वो मॉन्स्टर चिल्ला रहा होता है। अब रियो को भी समझ में आ जाता है कि वो उसकी वीक पॉइंट पे खड़ी है, तो वो अपने सीजर से उसका खोपड़ी चीर देती है और वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और रियो को एक चाकू मिलती है जो कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब सीन कट होता है और हम उस आदमी को देखते हैं जो रूडो को बेचना चाहता था और इसे हम एक बंद कमरे में देखते हैं और हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि वो स्फीयर वाला लड़का कहाँ है। अब सीन कट होता है जहाँ हम जानका को देखते हैं, जहाँ कैंटीन में से कुछ आवाजें आती है। वो जैसे ही अंदर जाता है तो सभी क्लीनर्स पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं। वो रियो से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। रियो बताती है कि रूडो के लिए ये वेलकम पार्टी रखी गई है, लेकिन रूडो फिर भी उदास बैठा होता है। रियो कहती है कि ट्रैश बीस्ट के लड़ाई के दौरान उसका पावर एक्टिवेट नहीं हो पाया, इसलिए उसका मूड खराब है। अब जानका पिछले फाइट के बारे में पूछता है। रियो कहती है कि उसका सामना एक बड़े ट्रैश बीस्ट से हुआ था और उसका कोर एनिमा से नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट से बना हुआ था और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी रूडो के पास ग्रीस आता है और कहता है कि कल तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुमने फॉलो की जान भी बचाई थी, तो फिर मुंह लटका के क्यों बैठे हो? रूडो कहता है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाया और रियो को उसको बचाने के लिए आना पड़ा और ठीक ऊपर भी ऐसा ही होता था। मैं गुस्से में किसी को भी मार देता था और मुझे बचाने रेक्टो को आना पड़ता था। तभी ग्रीस उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो हम सपोर्टर्स को तुम अच्छे नजर से देख रहे हो, नहीं तो हमें यहाँ पर बेकार समझा जाता है। और फॉलो क्लीनर्स को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो ट्रैश बीस्ट का सफाया कर सके, लेकिन बिना ताकत का वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने ऑब्जेक्ट का अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन उसे ताकत मिल भी जाए तब भी वो सपोर्टर्स ही रहेगा, क्योंकि ताकि लोगों को दिखा सके जो सपोर्टर्स को छोटा समझते हैं। अब ग्रीस रूडो से पूछता है कि तुम हमेशा से क्या करना चाहते थे? तुम्हारे वहाँ ऊपर जो भी हुआ उससे पहले तुम क्या करना चाहते थे? रूडो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। ग्रीस उसे अपने आप पे भरोसा रखने को कहता है। तभी वहाँ पे एंजन, रियो और जानका आ जाते हैं और रियो कहती है कि तुम आज के स्टार हो यार, लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी भी देर कर दी तो ये लोग तुम्हारा सारा खाना खा जाएंगे। ग्रीस कहता है, रूडो चलो चल के कुछ खाते हैं। रूडो ये देख के हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक गॉब नाम का बंदा वॉल पे पेंट करता हुआ दिखाई देता है। अब दूसरे सीन में हम उस बंदे को देखते हैं जिसने रूडो को
बंदी बनाने की कोशिश की थी और उसने जॉबर को सब कुछ बता दिया था और जॉबर उसे खत्म करते हुए कहता है तुम्हें कुछ बचा के रखना चाहिए था। इधर सैम्यू को एक काम के लिए फोन आता है जिसके लिए जांका और ग्रीस के टीम को बुलाया जाता है। जांका पूछता है कि रूडो को साथ में क्यों बुलाया गया है जबकि उसने अभी तक ऑफिशियल क्लीनर को ज्वाइन भी नहीं किया है। सैम्यू बताती है कि ये काम उससे जुड़ी हुई है। एक मर्चेंट पर पॉलिटेड जोन में रैश मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और उसने उसका सामान चुरा लिया है। व्यापारी चाहता है कि हम उस मॉन्स्टर को मार के उसका सामान वापस दिला दे और वो चीज है स्पीयर से आया हुआ जिंदा इंसान। रूडो कहता है कि मैं अभी तक ठीक से अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, लेकिन वो फिर भी टीम के साथ जाने का फैसला करता है ताकि उसे ऊपर तक जाने का हिंट मिल जाए। फिर सैम्यू कहती है कि मैं एंजन को इस काम के लिए भेजने वाली थी लेकिन वो किसी काम से बाहर गया है और उसने कहा था कि जांका इसे अच्छे से हैंडल कर लेगा। ये सुनकर जांका खुश हो जाता है और उन्हें लीड करने लगता है। रूडो ग्रीस से पूछता है कि वो अपने पास वेपन क्यों नहीं रखता। ग्रीस हंसते हुए कहता है मेरे 2.5 किलो के हाथी काफी है। तभी फॉलो बताता है कि ग्रीस अपने पास एक लक ताबीज रखता है और मिशन से पहले प्रेयर भी करता है। तभी अचानक वो व्यापारी पीछे से आता है तो रूडो उस पे सवालों की बौछार कर देता है। स्पीयराइट से आया हुआ इंसान कौन है और वो कैसा है एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। व्यापारी कहता है कि मैं तो बेहोश था और वैसे भी तुम्हें बचाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जांका को ये सारी चीजें अजीब लगने लगी। वैसे मॉन्स्टर इंसानों को कब से किडनैप करने लगे। व्यापारी एक पुरानी बिल्डिंग दिखाता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर इसी के अंदर गया है और वे लोग भी अंदर जाते हैं। तभी अंदर कुर्सी पे बैठा कोई नजर आता है। व्यापारी पीछे से धक्का देने लगता है और कहता है यही वो स्पीयराइट है, जल्दी बचा लो। जब पास जाके देखा जाता है तो वो डॉल होती है। अचानक फ्लोर कीचड़ में तब्दील हो जाता है और सब बेसमेंट में गिर जाते हैं और वो व्यापारी भी मिट्टी बनकर मेल्ट हो जाता है। अब अंधेरे में से 2 रेडर्स बाहर आते हैं। जांका समझ जाता है कि ये रेडर्स का प्लान था और उन्हें रूडो चाहिए। ग्रीस कहता है कि ये सब गिवर्स पहले छोटे मोटे क्राइम किया करते थे और ये अब बड़े गैंग बन गए हैं। ग्रीस कहता है कि वो रूडो को कवर करेगा और बाकी लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढो। रूडो कहता है कि मैं भी उन दोनों से लड़ सकता हूँ। ग्रीस कहता है वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, रेडर्स हैं और हम नहीं जानते कि उनके पास कौन सी पावर है। जांका कहता है कि तुम उस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हो, क्या स्पीयराइट की कीमत इतनी ज्यादा है। रेडर कहती है कि हम रूडो को बेचना नहीं चाहते, हम ऊपर की दुनिया के सीक्रेट जानना चाहते हैं, खास करके वो बॉर्डर क्रॉस करके जिंदा कैसे बचा। इसके बाद वहाँ मिट्टी से बने पुतले आ जाते हैं और जांका उसे आसानी से तोड़ रहा था। तभी पुतले का कवर लेकर एक टकला जांका पे अटैक करता है। तभी वो रेडर ताना मारती है कि जांका को सिर्फ मॉन्स्टर से लड़ने का एक्सपीरियंस है, इंसानों से लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। वो फिर से मिट्टी के पपेट्स भेजती है और उसमें उसका पार्टनर छुपा होता है। जांका दोनों के अटैक को डॉज कर रहा होता है। अब जांका गुस्से में आकर उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वो कीचड़ में फंस जाता है जो उसने पहले से ही बिछा रखा था। वो कहती है कि इस पूरे टीम में तुम एक लौते फाइटर हो जो तुम हमें हरा सकते थे। जांका कहता है अरे यार तुम अपनी बकवास बंद करो, अब मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि तुम अपने फावड़े से मड पपेट्स को कंट्रोल कर रही हो और इस टकले ने स्नो शूज जैसा चप्पल पहन रखा है जिससे तुम मिट्टी के ऊपर चल सकते हो। कीचड़ ने बनाई जोड़ी, अरे वाह क्या तालमेल है। इसके बाद वो अपनी छड़ी को जमीन पे मारता है जिससे शॉकवेव निकलती है जिससे पता चलता है कि वो आदमी कौन से मड पपेट में छुपा हुआ है। जांका एक ही अटैक में उस टकले को और उस औरत को मारता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और सारे मिट्टी के पुतले भी खत्म हो जाते हैं। जांका सोचता है कि एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। तभी उसके पीछे जॉबर आके कहता है तुम्हारा भी यही हाल होगा मेरे दोस्त। दूसरी तरफ सपोर्टर्स को एक एग्जिट डोर मिलता है जिसमें सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। ग्रीस अपने 3 सपोर्टर्स को ऊपर जाके सिग्नल भेजने को कहता है ताकि वो बैकअप बुला सके और वो खुद ही जांका के पास जाने वाला था लेकिन तभी किसी के कदमों की आवाज आती है तो सबको लगा कि जांका होगा मगर असल में वो जॉबर था जो किडनैपर से मिले जानकारी के हिसाब से रूडो को पहचानने की कोशिश कर रहा था और कहता है अरे तो तुम ही हो वो स्पीयराइट। इतना कहते ही वो दीवार पे चिपक जाता है और अपने नुकीले पंजों को दीवार में घुसेड़कर एग्जिट का रास्ता पूरी तरह बंद कर देता है। ग्रीस उससे पूछता है कि तुमने जांका के साथ क्या किया, लेकिन जॉबर उनकी बात को अनसुना कर देता है और रूडो के पास जाकर उसका मास्क उतार देता है और कहता है ये जगह तो पॉल्यूटेड भी नहीं है मेरे भाई, फिर मास्क क्यों लगा रखे हो। रूडो उससे पूछता है जांका कहाँ है। अरे यार मैं ताकतवर लोगों को नहीं मारता, बस उसे थोड़ा जहर दिया है, चिंता मत करो वो जिंदा है। फिर वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करता है जिसमें उसके नाखून बड़े बड़े खतरनाक पंजों में बदल जाते हैं। तभी ग्रीस और फॉलो उस पे अटैक करते हैं लेकिन जॉबर उन दोनों के मुंह पर जोरदार लात मार देता है। ग्रीस कहता है चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हाल में लड़ूंगा। रूडो उसे पीछे हटने के लिए कहता है। जॉबर कहता है अरे माफ करना बच्चे, ये तो पहले ही मर चुका है। रूडो देखता है कि जॉबर अपने नाखून ग्रीस के छाती में घुसेड़ चुका था। ग्रीस का ताबीज निकलकर बाहर आ जाता है। रूडो उसे जैसे ही पकड़ता है तभी उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रूडो अपना सिर बार बार दीवार में दे मार रहा था। रेक्टो हैरान होके पूछता है अरे तुम ये क्या कर रहे हो, अब तो तुम्हारे हाथ का दर्द भी ठीक हो गया ना। रूडो कहता है
है कि वो बहुत गुस्से में है, लेकिन पता नहीं क्यों। रेक्टो कहता है तुझे ऐसा लगता है कि तेरी फैमिली ने तुझे फेंक दिया है और तुम ये फील करते हो कि तुम बेकार कचरे की तरह हो, तो चलो बाहर चलते हैं, शायद तुम्हें मजेदार करने को मिल जाए। फिर रेक्टो रूडो को बाहर ले जाता है और ढेर सारी नई नई चीजें को ट्राई करवाता है, लेकिन रूडो का मन किसी में भी नहीं लगता। तभी एक आदमी कचरा फेंक के जा रहा था, तो रूडो उस कचरे में से एक चीज निकालता है जो कि वो डॉल होती है और वो हल्की सी फटी हुई थी। ये देख के रूडो जोर जोर से रोने लगता है और वो उसे ठीक करना चाहता था। रेक्टो कहता है कि मैं समझ गया, तुम इन चीजों का असली वैल्यू कर सकते हो जिन्हें बाकी लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रूडो उस तावीज को पकड़कर अपनी पावर एक्टिवेट कर रहा था। क्रिस ये देख के समझ जाता है कि उस दिन रूडो अपनी पावर को क्यों नहीं जगा पाया, क्योंकि वो हर चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में नहीं बदल सकता, बल्कि वो उन चीजों की असली छुपी हुई ताकत को बाहर निकाल सकता है। रूडो उसी तावीज को ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर देता है। जॉबर ये देख के काफी इम्प्रेस होता है और रूडो से उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है। रूडो बताता है कि ग्रीस ही वो बंदा है जिसकी वजह से उसे समझ आया कि जिंदगी में उसे क्या करना है। अगर ग्रीस ना होता तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। जॉबर कहता है मुझे ताकतवर लोगों से लड़ना बहुत पसंद है। रूडो की पावर देख के वो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। इधर ग्रीस के घाव से खून का बहना रुक ही नहीं पा रहा था। ग्रीस कहता है रूडो तुमने पिछले बार अपनी पावर का ठीक से यूज नहीं कर पाया था, लेकिन अब हमें तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब पूरी तरह से क्लियर है। अब दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। जॉबर अटैक करता है, लेकिन रूडो अभी भी अपनी जगह पे खड़ा था। जॉबर उसे एक भी खरोच नहीं दे पा रहा था। रूडो उसके हर अटैक से बच जाता है। वो कहता है कि अरे ये क्या हो रहा मेरे भाई, मेरा एक भी वार तुम पे लग क्यों नहीं रहा। रूडो बोलता है ग्रीस ने अपने ताबीज को सबकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया था और वो हमेशा इससे प्रेयर करता था, इसलिए ये मुझे बचा रहा है। अच्छा, अगर तुम मेरे हर अटैक से बच जा रहे हो तो इसका मतलब तुम भी मेरे को मार नहीं सकते। रूडो कहता है तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा, तुम खुद हिल रहे हो। जॉबर फिर अटैक करता है, लेकिन टेलिस्मैन अपनी स्पीड को स्लो कर देता है और रूडो उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। अब जॉबर को फाइट में मजा आने लगा था। वो अचानक ही रूडो के पीछे आ जाता है, लेकिन टेलिस्मैन उसे रोक देता है और रूडो उसको पीछे धकेल देता है। अब जॉबर धूल पत्थर उछालकर ध्यान भटकाने लगता है। रूडो जैसे ही मुंह छुपाता है तो जॉबर मौका देखकर अटैक कर देता है, लेकिन टेलिस्मैन फिर से रोक देता है और रूडो उसे हर बार मारता है, लेकिन वो फिर भी हंस रहा होता है और रूडो उसे हार मानने के लिए कहता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। जॉबर कहता है कि अरे मैंने कुछ नोटिस किया, जब मैं जान से मारने के नियत से अटैक करता हूँ अभी टेलिस्मैन रोक देता है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी तरफ पत्थर फेंका तो टेलिस्मैन कुछ भी नहीं किया। मतलब ये सिर्फ खतरे की भावनाओं को डिटेक्ट करता है। अब वो अपना पंजा दिखाता है। मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट मंकीरा है और मेरे राइट हैंड में न्यूरोटॉक्सिन है। अभी वो अपने पंजे को गर्दन में घुसेड़ लेता है और कहता है जब मैं पागलों की तरह अटैक करूंगा तब आने वाले बुरे इरादों को तुम्हारा ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट रोक पाएगा। और टॉक्सिन की वजह से जैबर बेहोश हो जाता है और होश में आते ही पीछे की दीवार को काट देता है।